सेवा, समर्पण, सद्भाव, सहानुभूति इंसान को खास इंसान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे समाज और इलाके लाभान्वित होते रहते हैं। जोहार, शमीम अहमद नाम है मेरा और आप हमारा विशेष कार्यक्रम पंचायत की बात देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज मैं जिनसे बात करने वाला हूं, उनके परिवार का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा रहा है और खुद भी लंबे समय से कलम की ताकत के बलबूते समाज की परेशानियों को केवल उठाया ही नहीं बल्कि उसके समाधान के साक्षी भी बनते रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीते 34 सालों से पत्रकारिता जगत में शोषितों और असहायों की आवाज़ बनने वाले उमेश प्रताप सर की। और सर, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शमीम जी। अपने दर्शकों को मैं बताता चलूँ कि इन्होंने 34 वर्ष पहले प्रभात खबर से पत्रकारिता की शुरुआत की, बाद में हिंदुस्तान अखबार से जुड़े और फिलहाल राष्ट्रीय अखबार सन्मार्ग के उत्तरी छोटा नागपुर परमंडलीय ब्यूरो के तौर पर कार्य करने के साथ साथ हजारीबाग प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। और एक अच्छी बात बताऊं, पत्रकारिता जगत में ये हमारे गुरु भी हैं। अब मैं आज जो भी हूं उसमें उमेश सर की भूमिका काफ़ी अहम है। सर, इसके लिए भी बहुत तहे दिल से आपका बहुत बहुत आपकी बड़प्पन है कि आप इसको याद रखे हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पुराने चीज़ों को, अतीत को याद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर, असल मुद्दे पे हम आते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, हमारा पहला सवाल है कि एक लंबे समय से आप पत्रकारिता जगत में रहते हुए शोषितों और असहायों की आवाज़ बनते रहे हैं। फिर पंचायत चुनाव में जीत सदस्य के तौर पर रुख करते हुए और एक नई दिशा में चलने की वजह क्या है सर? मुझे ऐसा लगा कि मैं पत्रकारिता जगत में आम लोगों की आवाज़ को हर समय उठाता रहा, लेकिन उनके लिए जब कोई कार्य करने की ज़रूरत पड़ी मुझे, जब जो योजनाएं उन तक जो पहुंचने चाहिए थी समय पर, उन योजनाओं को वहां तक हम लोग पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। लिखते ज़रूर हैं, लेकिन एक हम लोग जो है सो कोई इम्प्लीमेंट मिशनरीज के तौर पर, हम लोग एजेंसीज़ के तौर पर हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं किसी ऐसे पद पर जाऊंगा तो जो योजनाएं उनके लिए तय होती है जी मैं उसे वहाँ तक पहुँचा पाऊँगा और उसमें जो है उन्हें जो अधिकार मिलनी चाहिए लोगों को, उसमें बीच में कोई बिचौलियागिरी नहीं होगा, बीच में कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं होगा, वो सीधे योजनाएं पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। अच्छा सर, बात गांव की हो रही है, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जो आम तौर पर देखा जाता है गांव में, वो किस तरीके की समस्याएं आमतौर पर देखी जाती है और जो आपके मन को झकझोर कर रख देता है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है सो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया है। इतना खालीपन हो गया है कि अब विश्वास लोगों का उठते जा रहा है। लोग को अब ऐसे लगने लगा है कि हमारी जो भूमिका है सिर्फ मतदान करने की है, मत लोग लेने के लिए आते हैं और फिर कई वायदे करके चले जाते हैं और उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो मैं जब भी गांव गया हूं, लोगों से जुड़ा हूं, तो मुझे बार बार इस चीज़ का मलाल रहा है कि इस अविश्वसनीयता की जो खाई बनी है, इसको कैसे पाटा जाए। तो उसके लिए काम करना होगा और काम करके उन्हें उनके बीच में विश्वास मुझे जगाना होगा। तो समस्याएं अनगिनत हैं, लेकिन मौलिक रूप से जो 4-5 समस्याएं हैं, जो रोटी की समस्याएं हैं, मकान की समस्याएं हैं, बिजली की है, सिंचाई की है, पेयजल की है और शिक्षा की, स्वास्थ्य की है, ये समस्याएं आम लोग से जुड़ा है। तो आम लोगों को हम कैसे ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, इसमें हमारी क्या भूमिका तय होगी, तो इस पर हम जो है सो गंभीरता से ये सोच रहे हैं। और अगर आप लोगों का स्नेह, मतदाताओं का आशीर्वाद अगर मिला तो मैं बहुत कुछ तो नहीं बदलूँगा। मैं ना तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना दूंगा, ना तो विकास की गंगोत्री बहा दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर करूंगा कि लोगों के बीच में विश्वास की जो खाई बनी उसे पाटने का काम करूंगा और उनके बीच में जो भी योजनाएं जिला परिषद के माध्यम से तय होती है वहां तक पहुंचाने का प्रयास। एक बहुत बड़ी आपने बात कही कि जो आमतौर पर खासकर जब चुनावी वायदे को लेकर के लोग निकलते हैं और चुनावी वोट की जुगत में रहते हैं, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज तुरंत बन नहीं सकता है। हालांकि ये सब बोलने से बहुत कोताही लोग बरतते हैं,
तो चलिए, ये बात आपको महसूस हो रही है और आप कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी स्तर से हम बात करें लोगों से। आपने एक चुनावी वायदे के बारे में बात करी। जब मैं अभी थोड़े दिन पहले ही इचाक से मैं घूम के आया हूँ, तो जब मैं बैठा था तो कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि चुनावी वायदे जो होते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं और जीत के बाद की जो हकीकत है वो थोड़ा विपरीत होता है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जो ये भी कह रहे थे कि अगर निष्पक्ष, निर्भीक और भविष्य का विज़न रखने वाले लोग आएँ तो समाज को एक रोशनी की दिशा में ले जाया जा सकता है। मैं आपसे सीधे तौर पर सर जानना चाहता हूँ कि इन दोनों बातों को जो समाज के लोग कहते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में वायदे अक्सर वे लोग क्या करते हैं कि जो लोग वोट की राजनीति करते हैं। मैं अभी क्षेत्र में जहाँ भी जा रहा हूँ और आप जब जाकर देखेंगे या मेरे साथ किसी दिन आप चले तो देखेंगे कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है सिर्फ मेरे नाम पर। मैं कोई वायदा नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं कोई वायदा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आज जिस तरीके से आपके बीच में खड़ा हूँ, कल भी आपके बीच में उसी तरीके से खड़ा रहूँगा। मैं चुनाव में परिणाम की चिंता ना करें आप, हर वक्त एक हमदर्द की तरह हमसफ़र बनकर आपके साथ चलूँगा और वायदे कुछ नहीं, काम होगा। अब बहुत दिन वायदा हुआ, बहुत दिन लोगों को जो है सो मुगालते में रखा गया। अब वो सब दिन अब चलने वाला ज़्यादा दिन तक नहीं है। जनता सभी चीज़ों को जान गई है, इसलिए वायदा करने से कोई बेकार की बातें हैं। अब हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। एक युवाओं की एक ऐसी फौज बननी चाहिए, सभी वर्गों की रहनुमाई होनी चाहिए और सभी वर्गों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने का हम प्रयास करें। बिल्कुल, आपने एक बात जो कही कि लोगों में अविश्वास बढ़ गया, ये जब मैं गया वहाँ पे तो वो चीज़ लोगों में दिखी भी। कई बार लोग ये कहते भी मिले कि देखिए कि चुनाव में पैसों की अहमियत बढ़ जाती है। हालांकि इसका कुछ लोग उपयोग करके और अपने मत को ज़ाया भी करते हैं। अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब गांव के परिवेश में जब जाते हैं तो लोग ऐसे कहते हुए मिल जाते हैं। मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ कि मत की अहमियत को लेकर के आम लोगों की जो सोच है उसमें परिवर्तन आया है या इस ओर अब भी जागरूकता की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और लोगों में मैं तो यही महसूस किया हूँ कि जो पैसे की बात है वो आम मतदाता आज भी पैसे के बदौलत वोट नहीं देता है, ना ही पैसा लेकर वोट देता है। उसके बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे मत के ब्रोकर हैं, दलाल हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जनप्रतिनिधियों में जो योग्य है, कर्मठ है और निष्पक्षता से काम करना चाहता है, उनके विषय में वो गलत धारणाएं बनाकर उनके मत को दूसरे तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मतदाता आज भी एक अच्छे उम्मीदवार का तलाश करता है और जब भी कोई चेहरा उसके सामने आता है कि नहीं ये काम करने वाला है, ईमानदार है, तो उसके प्रति वो पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता है। और इसकी एक वानगी हम बता रहे हैं आपको कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ उस तरफ गजब के एक लोगों में उत्साह है। इस तरह का उत्साह है कि मैं तो खुद कल्पना नहीं किया था कि इस तरह का भी उत्साह लोगों में होता है। सिर्फ नाम सुन करके लोग बोलते हैं कि मुझे अब किसी उम्मीदवार से कोई बात नहीं करनी है, मैं आपके साथ हूँ। और उसका परिणाम आपको मैं आश्चर्य होगा कि करीब करीब 25-30 लोगों ने अपने मतदान केंद्रों का नंबर मुझे दिया है कि ये मेरे मतदान संख्या है, इसको नोट कर लीजिए और अगर इसमें आपको वोट नहीं मिला, अगर दूसरे को वोट मिल गया तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे समय में अगर इस तरीके के जज्बा लोग रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक लगाव है। सर, आपने अभी जिक्र किया कि मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि आपने भी अगर ये भावी प्रत्याशी के रूप में आप जा रहे हैं तो आपने भी विज़न तैयार किए होंगे जो हाशिए पर, चूँकि देखिए 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन आज भी जो बुनियादी सुविधाएं उसके लिए लोग तरस रहे हैं। जो त्रिस्तरीय जो प्रणाली बनाई गई थी तो वो इसी के लिए बनाया गया था कि हाशिए पर जो खड़े व्यक्ति हैं उसका उत्थान हो सके। तो मैं आपसे सर सीधे तौर पे ये जानना चाहता हूँ कि हाशिए पर खड़े व्यक्तियों के लिए आपके पास किस तरह का विज़न है? देखिए, हमारे पास तो स्पष्ट, मैं जो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं उससे मैं पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव में अभी आया हूँ, वो क्षेत्र मेरे लिए नया है। मैं तो लोगों से हर समय जुड़ा रहा हूँ और सभी क्षेत्रों की समस्याएं लगभग कॉमन है।
जो मैं 4-5 सवालों को आपके सामने उठाया, वो आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। और इन्हीं सब सवालों को लेकर लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के आवास का चक्कर लगाते हैं, थक हार जाते हैं, तो उनके अविश्वास का भाव बढ़ करके वो समझ जाते हैं कि अब जो है सो इन हालातों के साथ समझौता करके ही रहना मुनासिब है। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दें, आज़ादी के 74-75 साल इचाक प्रखंड का एक ऐसा पंचायत डाडी घाघर, जिसका एक गांव सिमरातरी पुरनपनिया, जहां आज भी कोई सांसद विधायक नहीं गया। और उन गांवों में मैं जब गया 5 किलोमीटर तक सड़क नहीं, वहाँ की महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की जान चल गई पहाड़ पर चढ़ करके ऊपर हॉस्पिटल आने के लिए, कई महिलाओं की जान चल गई। मैं गया तो मैं कोई वायदा नहीं, सीधे गांव के लोगों को बैठाया, गांव के लोगों के साथ मैंने कहा कि सरकार के आश्रय नहीं जीना है, हम लोग सड़क क्यों नहीं बना सकते। और आपको आश्चर्य होगा कि आप आज जाएं तो 5 किलोमीटर जो सड़क है वो श्रमदान के बदौलत बन गया। ये पक्की सड़कें नहीं बनी, लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि अब जो लोगों की जान जोखिम में रहती थी, जान जोखिम में डाल करके लोग चलते थे, अब वो हालात नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। तो हम जहाँ की जो समस्याएं मिल रही है, उन समस्याओं को हम लोग स्थानीय स्तर पर कैसे दूर कर सकते हैं, सरकारी स्तर पर कैसे। अब वन विभाग ने NOC नहीं दिया इसलिए सड़क नहीं बना, मैंने लिखा पढ़ी शुरू कर दिया, बजाबते मुख्यमंत्री को मैंने फैक्स भेजा, यहाँ के मंत्री जो हैं बादल पत्रलेख, उनको मैंने लिखित दिया, उनसे बात किया। इस हजारीबाग जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, मैंने उनसे बात किया। सभी लोगों ने पहल किया है गंभीरता से। अब लगता है कि वन विभाग भी जल्द ही NOC देगा और वहाँ की सड़कें पक्कीकरण हो जाएगी। सर, एक छोटी सी घटना को मैं चाहूँगा कि उसका आप जिक्र करें। अभी हमारे एक साथी संवाददाता हैं बरकट्ठा के, वहाँ पे बता रहे थे कि मुश्किल में एक बच्ची थी और उसके लिए आपने ट्राईसाइकिल का आश्वासन दिया। वो पूरी घटना क्या थी? अगर नहीं, हम अचानक जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज आया था, उसको चेक कर रहे थे, तो उसी में हम एक ग्रुप में देखे कि एक बच्ची हाथ के बल पर वो जो है सो घसीट कर चल रही है, और उसमें एक वीडियो बना करके समाचार बनाया गया है कि ये बच्ची जो है 8 साल की बच्ची, साजिया परवीन नाम की बच्ची जो है सो, उसके पास कोई सुविधा नहीं है। एक ट्राईसाइकिल होता तो शायद वो स्कूल जा पाती सही से। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग समाज के संवेदनशील आदमी कहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम किसी भी चीज़ों को खबर बना दें। खबर बनाने वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने ये सूचनाएं कम से कम आम लोगों तक पहुंचाई। लेकिन हम अगर सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं और हम में वास्तव में हमारे जेहन में संजीदगी है समाज के उन निचले पायदान के लोगों के लिए, समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए, तो मेरा दायित्व है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे तुरंत लगा, मैंने उनके फादर का नंबर लेकर के उनके फादर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं तो मुंबई में रहता हूँ सर, मैं अपनी पत्नी को नंबर दे रहा हूँ आपका, वो बात करेगी आपसे। वो फ़ोन की, फिर बताइए सर ऐसे ऐसे। तो हमने कहा कि आप अपने घर का पता दें, मैं आपके घर तक ट्राईसाइकिल भिजवा दूँगा, और अगर आप संभव है आप मेरे यहाँ आना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं तो आके ले जा सकते हैं, और नहीं तो मैं भिजवा दूँगा, आपको जो अच्छा लगे वो करें। तो मैं जल्द ही वो तो उनका ले लिया हूँ पता, वो ट्राईसाइकिल मैं उन्हें उपलब्ध करा दूँगा। वो उनकी माँ, बच्ची की माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था। जी। और एक घटना और आपको समीम जी बता दें, पहले की घटना है, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, शायद 2 साल हुआ होगा। हमारे यहाँ एक अभिषेक कुमार नाम के लाखे के रहने वाले थे। वो जो है सो उनको एक ऐसी डिजीज हो गई थी कि पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था। एक बार सर्किट हाउस में पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी आए थे और हम उनसे इंटरव्यू करने गए थे। अचानक उनको 5-7 लोग अपने गोद में लेकर के जा रहे थे। तो हम बोले क्या हुआ है? तो बोले कि ये जो है सो एक ऐसा डिजीज हो गया है कि अब इनका शरीर फंक्शन नहीं करता है, और अगर इनको एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिल जाता तो बहुत बड़ी बात होती। तो हम बोले कि इनको ले करके क्यों ढो रहे हैं, इनको बैठाइए कहीं। हम स्वास्थ्य मंत्री से बात किए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेरे पास ये डिजीज का जो सूची है, हम लोग जो जिन भी डिजीज में हम लोग कंसीडर करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उसमें ये सूची में ये डिजीज नाम ये नहीं है रिकॉर्ड में। तो हम बोले कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इस रेजुलेशन ले लीजिए, जो आपको लगता है कि आपके सामने इस तरह का रोग आ रहा है उसको उसमें जोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी जोड़ नहीं सकते हैं। हम बोले कि इनको क्या मदद आप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम नहीं, लेकिन हम इनको 50,000 रुपये अपनी तरफ से नगद देंगे। लेकिन उन्होंने घोषणा तो की, लेकिन नहीं दिया। मैं आया और एक खबर बनाई
एकदम मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ, लोगों के मनोभाव को अंदर से, आत्मा से झकझोरने वाला एक खबर बनाया। खबर दो तीन दिनों तक बनाया। उसके बाद रामगढ़ से पूर्व विधायक शंकर चौधरी जो हैं, आप नाम सुने होंगे, शंकर चौधरी जी जो हैं सो अपने एक साथी को लेकर के आए और हजारीबाग के कुछ साथियों से मिल करके हमसे मिले और हम लोगों ने फिर आर्थिक सहयोग भी देकर उनको 1.5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की ज़रूरत थी और उनके घर तक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पहुंच गया। आज भी उनकी माँ, उनके पिता ये बोलते हैं कि मैं ऐसा पत्रकार कभी नहीं देखा जो सिर्फ खबर नहीं लिखता, हमने लोगों के घरों तक आकर उसकी पीड़ा को, उसके आंसू को, उसके दर्द को बांटने का काम, पूछने का काम। आज भी हमको लगता है कि मेरा दुर्भाग्य है कि फिर मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के बाद 2 ही बार नहीं जा पाया, लेकिन आज भी लोग बोलते हैं कि आपके हम योगदान को भूल नहीं सकते। ये जितना भी आपने बताया, चाहे वो बरकट्ठा की बात हो या फिर कोडरमा की बात हो या लाखे की, ये आपके कार्य क्षेत्र में, अभी जिस जगह से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो इससे जग जाहिर है कि आपके दिल में जो है वो सामाजिक कार्य के प्रति कितनी संवेदनाएं हैं। अगला सवाल है सर मेरा आपसे, वो ये कि अगर जनता आपको मौका देती है तो जो आमतौर पर आप देख रहे हैं, ज़मीन पे जो चीज़ें देख रहे हैं, वो किन समस्याओं को निदान करने की आपकी प्राथमिकता में वो शामिल होगी? देखिए, हम तो अभी जो अध्ययन किए हैं और जो लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे हमको ऐसा लग रहा है कि जनता को एक ऐसे हमदर्द की ज़रूरत है जो उसके समस्याओं को एहसास करे, जो उसके समस्याओं के साथ जिए, उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी समझे। ये वैक्यूम जो आपको हम पहले बताए थे कि एक खालीपन हो गया है समाज, जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में। मैं चुनाव के दिनों में जैसे जा रहा हूँ, वैसे आमतौर पर जहाँ भी जा रहा हूँ, मैंने एक तय कर लिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद मैं लोगों के घरों में जाऊँगा, बैठूँगा, बात करूँगा और एक कोशिश करूँगा कि काम डोर टू डोर हो, हर घर में हो। अभी मैंने तय किया है कि चुनाव जैसे ही समाप्त होता है तो मैं एक मोहल्ला क्लिनिक चलाऊँगा। मोहल्ला क्लिनिक पहले भी मैं चला रहा था। आपको बता दें कि चाग में मैंने 4-5 जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक चलाया था। डॉक्टर और नर्स को भेजता था, अपने पैसे से, अपने संस्था के माध्यम से दवाई लेकर भेजता था, हेल्थ चेकअप होता था और दवा उपलब्ध कराता था। अभी गांव में स्वास्थ्य की बहुत चिंताजनक स्थिति है समीम जी। आप सोच लीजिए कि 40-50 किलोमीटर, जहाँ की जिक्र मैं जिन पहाड़ सिमरातरी और पुरनपनिया गाँव की बात मैं कर रहा हूँ, अब सोचिए क्या हालात है। 50 किलोमीटर जिला मुख्यालय में लोग वहाँ से आते हैं और वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और अस्पताल आते आते रास्ते में दम तोड़ दे। तो मैंने सोचा कि नहीं, इन गाँव में जो है सो मोहल्ला क्लिनिक चलनी चाहिए। उसके लिए बजाते मैं अभी से ही अपने साथियों को, हमारे कोर टीम में जो हैं, मैं उनको बोला हूँ कि आप प्लान बनाएं और प्लान को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बापू महात्मा गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि ग्रामीण गांव का विकास से ही पूरे देश का विकास संभव, शहरों का विकास से देश विकसित नहीं हो। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर समाज के अंतिम व्यक्ति को जिस दिन इस व्यवस्था पर विश्वास हो जाए, उस दिन समझिए कि लोकतंत्र कायम हो गया। लेकिन आज गांव के हालात है, हर व्यक्ति की ये है कि अपनी व्यवस्था पर उसको विश्वास नहीं है। सरकारी तंत्रों पर विश्वास उठ चुका है। अधिकारी जो है सो उन्हें कोई जनता कभी नहीं ये समझते हैं कि मैं उनका सेवक हूँ। अधिकारी शासक के रूप में काम करते हैं और जब उनके दफ्तर में अगर वो जाते हैं तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। अगर बिरले कोई ऐसे अधिकारी हो जाते हैं कि जो सामाजिक संवेदनाओं से जुड़े हुए उस धरातल से आते हैं, वो दर्द को समझते हैं। उनकी तारीफ भी होती है। उनकी तारीफ भी होती है। हम लोगों ने भी, आप देखा होगा कि हम लोग ने भी अपने यहाँ कितना प्रमुखता से उन्हें जगह दिया, उन्हें सम्मान देने का काम किया, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर उन्हें स्थापित करने का काम किया, जो भी अधिकारी ऐसे आए। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं जब वहाँ गया तो एक चीज़ का और भी बड़ा ज़ोर शोर से जिक्र हो रहा था, नगवा टोल प्लाजा को लेकर के, और आपकी तारीफ भी हो रही थी इस बारे में। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। समझिए, ऐसा है कि जब नगवा टोल टैक्स प्लाजा बनना शुरू हुआ तो बनने के दौरान ही हम लगातार इस बातों को उठाते रहे और कई बार ऐसा है कि हम उपायुक्त के संज्ञान में भी लाए कि ये टोल नाका जो बन रहा है वो असंवैधानिक तरीके से बन रहा है और वो प्रावधानों के विपरीत बन रहा है। लेकिन उस समय जो है सो जो सरकार थी, सरकार का बहुत जिला प्रशासन पर दबाव था और वहाँ के लोग भी जो है सो इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और ये बात जो है सो लगातार हो रही थी कि नहीं, जो है सो स्थानीय लोगों को वहाँ टोल फ्री किया जाएगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए भी लोग निश्चिंत हो गए थे कि, लेकिन जब टोल नाका बन गया और उसके बाद यहाँ के जो पीडी थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो जब ये घोषणा किए, अब वो अपना जो है सो गाइडलाइन जारी किए अखबारों में
कि नहीं जो है सो स्थानीय लोगों को भी पैसा देना पड़ेगा। और वो बजाबते उन्होंने कह दिया कि जो भी लोग यहाँ स्थानीय गाड़ी लेकर के जाएंगे 4 व्हीलर चाहे वो कार हो, तो उनको मंथली एक टैक्स देना होगा और बजाबते 340 रुपया का उनको वो कटवाना होगा। तब हम लोगों ने एक पत्रकार के साथ, हम लोग 15-20 पत्रकार गए और वो डायरेक्टर से कोहली जी से हम लोगों ने मिला। उन्हें बताया कि देखिए ऐसा है कि आपको स्थानीय लोगों को किसी भी हाल में यहाँ टोल फ्री करना होगा, और ये जो है सो आप एक ठो तो गैर कानूनी तरीके से आपने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपकी जो मांगे हैं हम मुख्यालय भेज देते हैं, मुख्यालय को करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग टोल नाका 1 तारीख से चालू करेंगे और उसमें अगर कोई भी रोकेगा तो फिर कानूनी कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। तो मैंने पूरे उसके क्राइटेरिया को पढ़ा, टोल नाका का एक स्थापित होने के लिए क्या क्या उसका मापदंड है, मैंने उसका अध्ययन किया तो ऐसा लगा कि नहीं ये मापदंडों के विपरीत है। तो मैंने हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में इसके पहले भी कुछ लोग गए थे, लेकिन जब हाई कोर्ट गया और उसके बाद मैं लगातार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के समक्ष इस बातों को उठाते रहा, तो मुख्य सचिव सुखदेव प्रसाद सिंह ने बादल पत्रलेख मंत्री जी को कहा कि आप जाएं हजारीबाग में, और उमेश प्रताप जी इस मामले को बड़ा ज़ोरदार तरीके से उठा रहे हैं, आप वो जेन्युइन इशू है, आप इस जाएं और उनसे बात करें। तब हुआ कि बादल पत्रलेख जी इसमें पहल किए। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी पूरे मामले को मैंने दिया उनके मुख्य प्रधान सचिव के माध्यम से। फिर हुई कि भाई NHAI के डायरेक्टर को बोला गया कि आप जो है सो एक टोल नाका आपका गलत है, और जब तक हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तब NHAI के लिए परेशानी हो गई। अब NHAI तो टेंडर दे चुका था, और टेंडर जो लिया पैसा दे करके NHAI पर दबाव दे रहा था कि हमको तो किसी भी हाल में जो है आपके पहले तो बताए नहीं कि विवादित है, अब हम लोग तो हमको चालू करवाइए। तब इसमें जो है सो राज्य सरकार और राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों की संजीदगी से, आपको पता होगा कि रांची में एक बैठक हुई। रांची में जो है सो बजाबते जो है सो उसमें बैठक में सत्यानंद भोक्ता जी, बादल पत्रलेख जी, NHAI के डायरेक्टर, यहाँ हजारीबाग ज़िले के सभी विधायक, रामगढ़ की विधायक और हम लोग जो इस संघर्ष समिति से जुड़े लोग थे, विस्थापित संघर्ष मोर्चा से जुड़े लोग थे, हम लोगों ने बैठक किया और फिर एक एग्रीमेंट करवाया। चाहे कोई भी एजेंसी ले ले टोल नाका का, अब कोई भी एजेंसी ले ले, उसे उन शर्तों का अनुपालन करना होगा जो शर्तों पर हम लोगों ने उन लोगों से शपथ पत्र दिलवाया है। और क्योंकि वो एग्रीमेंट है, उसमें NHAI के तमाम अधिकारियों का हस्ताक्षर है, बजाबते उसमें राज्य के मंत्री का हस्ताक्षर है, चाहे सरकार किसी के रहे, एक मंत्री की हैसियत से लोगों ने उसमें हस्ताक्षर बनाया है। मतलब आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि अब स्थानीय लोगों को जो एक डर सता रहा था वो डर समाप्त हो गया। और आज जो है सो आप देख रहे होंगे, आप भी आज आ रहे होंगे। जी हाँ, हम ना जरा सा भी जो है सो अब बजाबते हम लोगों ने तो जो एजेंसी लिया है, जो ठेकेदार है उस टोल प्लाजा का, हमने उसको बोल दिया है कि आप एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट की प्रति लगा दें वहाँ, ताकि कोई भी आदमी जो है जब गाड़ी लेकर के अपना निकले तो उसको लगे कि ये गाड़ियाँ इसमें फ्री है। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है हम बात करके इसको कर देते हैं। फिलहाल तो अब ये तय हो गया कि हजारीबाग के लोग अपने 4 व्हीलर छोटी गाड़ियों को लेकर, उसमें कई मालवाहक गाड़ियाँ भी हैं, जो ट्रैक्टर है, हम ना जो छोटी मालवाहक जिसको हम लोग में मिनी ट्रक कहते हैं, ये सारा जो है सो गाड़ी उसमें फ्री है। संघर्ष समिति के सभी सदस्य आज इस बात को कहते हैं, सभी कहते हैं। बादल पत्रलेख मंत्री और सत्यानंद भोक्ता मंत्री जी ने भी बजाबते मीटिंग में कहा कि अगर उमेश भैया का नेतृत्व, कुशल नेतृत्व नहीं होता तो शायद आज ये सफलता नहीं मिलती। सर, अब हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि खास करके जिस क्षेत्र से आप बतौर भावी प्रत्याशी अभी लोगों से मिल रहे हैं, पश्चिमी इचाक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों के लिए खास संदेश आपके लिए क्या होगा अगर हमारे कैमरे की निगाहों से आप बोलें? मैं तो सिर्फ आप अपने इचाक पश्चिमी क्षेत्र जिला परिषद के जो भी मतदाता हैं या जो भी वहाँ के वासी हैं, हम आप सबों से यह आग्रह करेंगे कि आपके बीच में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, आप उन प्रत्याशियों के बीच में उमेश प्रताप को खड़ा करके देखें, उमेश प्रताप के व्यवहार को देखें, उमेश प्रताप के आचरण को देखें, उमेश प्रताप के कार्यक्रमों को देखें, उमेश प्रताप के लक्ष्य को देखें, आप उनके सोच को देखें।
अगर आपको लगता है कि मैं इन सभी चीज़ों पर अगर खरा उतरता हूँ, मैं इन सभी चीज़ों को गंभीरता से देखता हूँ, या चुनाव के दिनों से छोड़ दीजिए, आप इसके पहले मैंने जो कुछ भी किया, अगर लगता है आपको कि मैं इस सभी चीज़ों के लिए संवेदनशील हूँ, गंभीर हूँ और आपके साथ रहने और आपके साथ चलने के लिए का हम ये रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो मुझे आप मत अपना दे, मुझे विजयी बनाए। मैं संकल्पित होकर काम करूंगा। और अगर ये लगता है कि मैं उन्हीं भीड़ का एक हिस्सा हूं, मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं, तो मुझे खारिज करें और जो हम लोगों के बीच में जो खड़े व्यक्ति हैं आप उन्हें मत दें। और इन्हीं सब मैं अपनी बातों के साथ आप सभी पश्चिमी क्षेत्र के मतदाताओं से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। और आप ज़रूर एक बार अपना मत देने के पहले आप इस पर चिंतन करेंगे कि उमेश प्रताप और अन्य लोगों के बीच में क्या अंतर है। अगर अंतर लगे तो निश्चित रूप से आप मेरे काम पर, मेरे व्यवहार पर अपना बहुमूल्य मत देने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे इस विशेष कार्यक्रम के आप हिस्सा बने। आपको भी समीम जी, आप जो है सो मुझे इस लायक समझे, आपको ऐसा लगा कि मैं एक संवेदनशील, मैं एक गंभीर उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, शायद यह आपको जानकारी नहीं हो या अपने क्षेत्र के लोगों को भी जानकारी। मुझे बजाबते जो है सो 300 साढ़े 300 लोगों ने बैठक कर बुलाया, मुझे कहा कि आप आज आपको बोलना पड़ेगा कि आप जो है सो उम्मीदवार के रूप में जिला परिषद पश्चिमी क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में नामांकन करेंगे। मैं 2 दिन उन लोग से समय लिया, लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ। मैं हजारीबाग की ज़मीन में जन्म लिया हूँ, हजारीबाग की ज़मीन में मेरी अंत्येष्टि होगी। मैं यहाँ कर्मों के साथ जीता हूँ, मैं अपने आचरणों के साथ जीता हूँ, और ये आज मेरे साथ हैं, कल भी ये मेरे अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। इसलिए इनके भावनाओं के कुठाराघात नहीं करनी चाहिए, इनके भावनाओं के साथ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं चुनाव लड़ूँ। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पश्चिमी चाक से जिप सदस्य के भावी प्रत्याशी उमेश प्रताप सर, जिन्होंने शुरुआती दिनों से ही पिछड़ों, शोषितों और असहायों की आवाज़ बनते रहे हैं। अब संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए जिप सदस्य के तौर पर हाशिए पर खड़े लोगों के साथ साथ सभी धर्म, वर्ग, समुदाय की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। इन्हें मिल रहे जन समर्थन से परिवर्तन की उम्मीद तो दिखती है, लेकिन यह देखना अहम होगा कि इन उम्मीदों पर हकीकत की मुहर लगती है या इंतजार की घड़ियां इंतजार की बेड़ियों में ही कैद होकर रह जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही पंचायत की बात कार्यक्रम को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.